हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम मौर्य काल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे कवर कर रहे थे जो आपके सभी एग्जाम के लिए। यहां पे मैं उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आता हूं जो आपके हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, चाहे पीएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे व्यापम, पुलिस वगैरह, एसएससी का, सभी एग्जाम के लिए हिस्ट्री क्वेश्चन है मौर्य काल से। तो यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन जो करा रहा हूँ मैं, यहाँ से भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा छठा पार्ट है, बाकी जो 5 पार्ट डल चुका है जाके देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए होंगे तो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रूरतमंदों तक भी शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो हमारा 75 तक पाँचवें पार्ट में क्वेश्चन को कवर थे। तो यहाँ से हम 76 से स्टार्ट करें। छठवां पार्ट है हमारा। तो सम्राट अशोक के जो अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो जो सम्राट अशोक के हैं तो उनके जो शिलालेख जो पाए गए हैं अधिकतर कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो आपके ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ठी लिपि, देवनागरी या यूनानी? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि में, जो कि इनके शिलालेख को लिखा गया है सम्राट अशोक के। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन याद रखिए, फर्स्ट ऑप्शन ब्राह्मी लिपि में इनको जो शिलालेख को सभी को लिखा गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ में स्थित जो सिंह बना हुआ है शीर्ष किस राजा से संबंधित है? तो आपके कनिष्क, अशोक, हर्ष या चंद्रगुप्त? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो सम्राट अशोक थे, इनके जो सारनाथ में जो स्थित सिंह बना हुआ है राजा जो अशोक थे, इनके काल से संबंधित है। याद रखिए, इसका सेकेंड ऑप्शन अशोक सही आंसर हो जाएगा। तो सारनाथ में स्थित जो सिंह शीर्ष बना हुआ है आपके अशोक राजा से संबंधित के काल का है। तो याद रखिए, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है। वह एकमात्र स्तंभ कौन है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो आपके मास्की का लघु स्तंभ, रुम्मनदेही स्तंभ या क्वीन स्तंभ, या चौथा है भब्रू स्तंभ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा ऑप्शन, आपका भब्रू स्तंभ इसमें जो बताया गया है। तो यहाँ एकमात्र जो स्तंभ है आपको भब्रू स्तंभ, जिसमें अशोक ने अपने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन याद रखिए, भब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट इनसे बताया गया है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सारनाथ के अभिलेख में कौन से संबंधित है? तो अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा है समुद्रगुप्त? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अशोक, याद रखिए। तो सारनाथ के अभिलेख में कौन से राजा से संबंधित है? तो आपके अशोक से संबंधित है। सारनाथ के अभिलेख में इनके बारे में बताया गया है। तो अशोक सम्राट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था, कहाँ लड़ा गया था आपके कलिंग का युद्ध का? तो आपके उदयगिरी में, धौली में, या आपके बालासोर में, या चौथा है बारामती में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धौली में, याद रखिएगा। तो जो प्रसिद्ध कलिंग युद्ध हुआ था तो ये आपके धौली में हुआ था। तो याद रखिए, इसका सेकंड ऑप्शन धौली सही आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे में भी। किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? तो कलिंग युद्ध में, पेशावर के युद्ध में, दक्षिण भारत के युद्ध में, चौथा है खानवा के युद्ध में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध में यहाँ पे जो कि युद्ध में देखते हुए जो आप सम्राट जो अशोक थे, इन्होंने जो कलिंग युद्ध जो लड़ाई चल रही थी, इसमें जो कि यहाँ को दुर्दशा, लड़ाई वगैरह, मृत्यु वगैरह सभी को देखते हुए, इसको देखते हुए अशोक ने पूरा छोड़ छाड़ के पूरा इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इस कलिंग के युद्ध में उनको जो कि यहाँ उनके जो मन वगैरह सब पूरा बदल गया। फिर उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को, अंतिम समय में उन्हें बौद्ध धर्म को अपनाया गया था। तो याद रखिए, कलिंग के युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो इसका सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो उज्जैन, तक्षशिला, तोसाली, या आपके पाटलिपुत्र? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तोसाली, याद रखिएगा। तो प्राचीन भारत में इनमें से आपको जो कलिंग की राजधानी तोसाली थी, याद रखिएगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सारनाथ का जो लायन कैपिटल है, यह किससे संबंधित है? तो या कौन से शासनकाल से संबंधित है? तो आपके अशोक, गोपाल, बिंबिसार, चौथा है अजातशत्रु? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अशोक, याद रखिएगा। तो सारनाथ का जो लायन कैपिटल है, ये आपके कौन से राजा से संबंधित है? तो आपके अशोक के समय का जो कि यह लायन कैपिटल संबंधित है। तो सारनाथ के कैपिटल किससे संबंधित है पूछा जाएगा, तो अशोक आंसर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किसने श्रीलंका में बौद्ध प्रचार के लिए भेजा गया था? तो आपके कनिष्क ने, बिंदुसार, अशोक या पुष्यमित्र शुंग ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो, अशोक ने अपने दो पुत्र और पुत्री को, संघमित्रा को, इन लोग को श्रीलंका भेजा था श्रीलंका में, जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो याद रखिएगा, तो इसमें से अशोक ने अपने दोनों पुत्र पुत्रियों को जो कि बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था। क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म नीति एवं शासन सिद्धांत का उल्लेख किस शिलालेख से प्राप्त किया गया है? तो आपके 7वें स्तंभ शिलालेख में, 14वें मुख्य शिलालेख में, आपके भब्रू शिलालेख में, लघु शिलालेख में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, याद रखिएगा। तो अशोक के जो धम्म नीति है, जो कि इसके शासन सिद्धांत का उल्लेख आपसे कौन से शिलालेख में प्राप्त होता है? तो आपके 14वें मुख्य जो उनकी 14वें क्रम का जो शिलालेख है, जो मुख्य शिलालेख है, इसमें इस शिलालेख में जो कि अशोक के बारे में बताया गया है। इस सिद्धांत को उल्लेख किस शिलालेख हम जो कि प्राप्त होता है? तो आपके 14वें मुख्य शिलालेख से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो 1837 में जेम्स प्रीसेस ने स्पष्ट किया था, याद रखिएगा। तो पहली बार अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था या किसने स्पष्ट किया था? तो जेम्स प्रिंसेस, याद रखिएगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने इन्होंने इस शिलालेख को पढ़ा था और उन्होंने पूर्ण रूप से इसको स्पष्ट किया था। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक साम्राज्य में कौन सा राज्य दक्षिण में स्थित नहीं था? तो दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित नहीं था अशोक साम्राज्य में? तो चोल, पल्लव, पांड्य या सभी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पल्लव वंश, याद रखिए। तो अशोक के साम्राज्य में यहाँ जो आपके पल्लव है, ये आपके जो कि दक्षिण में स्थित नहीं था यह राज्य, तो याद रखिएगा। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धम्म चक्र के सही संख्या के ओरों को चिन्हांकित कीजिए। तो 20, 32, 30 या 24? तो धम्म चक्र में जो आपके 24 संख्या को बताया गया है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, निम्नलिखित कौन से स्तंभ में शैल कर्तित स्तंभ को दर्शाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मौर्य स्तंभ को बताया गया है शैल कर्तित स्तंभ में, याद रखिएगा, मौर्य स्तंभ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? तो अफगानिस्तान, श्रीलंका, बिहार, कलिंग? तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा श्रीलंका, याद रखिएगा। तो यह क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है। तो अशोक के साम्राज्य में क्या सम्मिलित था? आपका अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग, ये आपके जो कि अशोक के साम्राज्य में ये राज्य आपके सम्मिलित है। ये आपके बिहार PSC में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है, तो आपका कौन सा है? तो आपका इसमें जो कौन सा ग्रंथ में बताया गया चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया गया है? तो आपके भास, शूद्रक, विशाखदत्त, चौथा है अश्वघोष। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विशाखदत्त, याद रखिएगा। तो इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से इसमें इनके बारे में वर्णन किया है विशाखदत्त में, याद रखिए। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा कौन सी उपयोग किया गया था? तो याद रखिएगा प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया था अशोक के शिलालेखों में। तो इसका आपका सेकंड ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेखों को सर्वप्रथम किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेस थे, जो कि एक अंग्रेज थे, जिन्होंने अशोक के जो ब्राह्मी अभिलेख को इन्होंने सर्वप्रथम पढ़ा था। तो याद रखिएगा, जो कि आपके जो जेम्स प्रिंसेस थे, इन्होंने जो कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को इन्होंने पढ़ा था सर्वप्रथम। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बिहार PSC में आया हुआ क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? अंतिम जो मौर्य साम्राज्य के राजा कौन हैं? तो आपके जालौक, अवंतीवर्मा, नंदीवर्धन या बृहद्रथ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बृहद्रथ। यहाँ आपके अंतिम मौर्य सम्राट राजा हैं, याद रखिए। मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट है बृहद्रथ, याद रखिए। बिहार PSC में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश PSC में क्वेश्चन पूछा गया है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किया है? तो अशोक ने, अकबर, रणजीत सिंह ने, चौथा है शिवाजी ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अशोक, याद रखिएगा। तो इस जो अशोक सम्राट है, इन्होंने सहिष्णुता, उदारता और कल्याण के विविध आधार पर राजधर्म की इन्होंने स्थापना किया है अशोक ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अशोक, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस स्रोत में
अशोक के राज्यपाल में तृतीय संगति होने का उल्लेख मिलता है, तो अशोक के अभिलेख में, दीपवंश में, महावंश में या आपका दिव्यवदान में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, याद रखिएगा। तो इन दो शिलालेखों में अशोक के अभिलेख और आपका जो अशोक के अभिलेख और आपका थर्ड है महावंश, इन दोनों में आपके तृतीय संगति होने का उल्लेख मिलता है अशोक के राज्यपाल में। तो याद रखिए, तो इन आपके दोनों में स्रोत में जो कि अशोक के राज्यपाल में तृतीय संगति होने का जो कि वर्णन मिलता है अशोक के अभिलेख में और आपका महावंश में। इसी तरह इसका सेकंड और थर्ड सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था तो किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने, गौतम बुद्ध ने, कनिष्क ने या चौथा है आपका अशोक ने। तो आपके उत्तर प्रदेश पीएससी में आया क्वेश्चन, बहुत ही बार एग्जाम अलग अलग एग्जाम में इसको रिपीट किया गया है। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण कौन से राजा ने किया था? तो जो सम्राट अशोक थे इन्होंने सारनाथ का स्तंभ उन्होंने निर्माण किया था। याद रखिए, इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा अशोक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है जिन्होंने वहाँ पे सम्राट अशोक ने बनवाया था? तो आपका इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सारनाथ को इन्होंने बनवाया था, याद रखिएगा। तो अशोक द्वारा सारनाथ का स्तंभ सब इन्होंने स्थापित करवाया था और सबसे सुरक्षित स्तंभ भी इसको माना जाता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्थर पर प्राचीनतम जो शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो आपके पाली भाषा में, संस्कृत, प्राकृत या ब्राह्मी में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्राकृत भाषा, याद रखिएगा। तो पत्थर पर जो प्राचीनतम शिलालेख मिला है तो इस शिलालेख में किस भाषा में इसको वर्णन किया गया है? तो आपके प्राकृत भाषा में इसको जो इस शिलालेख का जो कि लिखा गया है। तो याद रखिए, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के जो समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो आपके मिस्र, कोरिन, मैसेडोनिया या सीरिया का राजा था। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, याद रखिए। तो अशोक के जो समकालीन राजा थे तुर्मय कहाँ का राजा था? तो आपके मिस्र के रहने वाले राजा थे, याद रखिए, उनके समकालीन थे तो मिस्र के राजा थे। अगला क्वेश्चन है आपके एसएससी स्टेनोग्राफर में आया हुआ क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित किसने मगध पर शासन किए थे? तो हर्यक वंश ने, शिशुनाग वंश ने, शुंग वंश ने, चौथा है नंद वंश ने। तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा शुंग वंश, याद रखिए। तो मौर्य वंश के बाद आपका शुंग वंश इस जो मगध शासन ने यहाँ पे शासन किए थे, याद रखिए। मौर्य वंश के बाद जस्ट आपका किसने यहाँ पर मगध पर शासन किया था? तो याद रखिएगा शुंग वंश ने यहाँ पे शासन करना स्टार्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अजातशत्रु ने, बिंबिसार ने, अग्निमित्र ने, आपका चौथा है पुष्यमित्र ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पुष्यमित्र, याद रखिएगा। तो इन्होंने शुंग वंश की स्थापना किया था। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा पुष्यमित्र, याद रखिए। तो शुंग वंश की स्थापना आपके पुष्यमित्र ने किया था। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किसने अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या और आपके शुंग राजवंश की स्थापना किया था? तो आपके पुष्यमित्र जो शुंग थे इन्होंने जो अंतिम मौर्य राजा जो कि बृहदत्त की हत्या और शुंग वंश जो कि राजवंश की इन्होंने स्थापना किया था पुष्यमित्र ने। तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विक्रम संवत कब से इसको प्रारंभ किया गया है या कब से प्रारंभ हुआ है? तो याद रखिएगा 58 ईसा पूर्व। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? तो आपके 58 ईसा पूर्व में इसको प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत के साहित्यक और इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है किस राजवंश के समय में फले फूले थे? तो इन्हें इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके शुंग वंश, याद रखिए। तो शुंग वंश में जो प्राचीन भारत के जो साहित्य के इतिहास है पाणिनि और पतंजलि, याद रखिए, जो ख्याति प्राप्त नाम है आपके शुंग वंश के समय इन्होंने जो कि पले फूले थे या पड़े बड़े थे। तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, महाभाष्य के जो लेखक हैं पतंजलि किसके समसामयिक थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के, चौथा चंद्रगुप्त प्रथम या मौर्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके पुष्यमित्र शुंग के। तो याद रखिए, जो महाभाष्य के लेखक हैं आपके पतंजलि, ये आपके किसके समकालीन थे या किससे समसामयिक थे? तो आपके पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। तो याद रखिए, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो पुष्यमित्र शुंग सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आपका जो पुष्यमित्र शुंग है इनको शासक वर्ण व्यवस्था के इनको रक्षक कहा जाता है। तो पुष्यमित्र शुंग याद रखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपके बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आपका वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, कोई भी एग्जाम अगर तैयारी कर रहे होंगे तो। और मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, जो आपके हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 8 से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी इसी तरह। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। थैंक यू।